रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस की। लेकिन उससे पहले हम ये सीखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस कहते कि नहीं। ये जो वर्ड है रेडॉक्स, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, आरईडी एंड ओएच। आरईडी मतलब रिडक्शन और ओएच मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चलते हैं, उन रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। रिएक्शंस इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reactions. redox reactions को टोटल 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, नंबर 2 पे डीकम्पोजिशन की, नंबर 3 हम बात करते हैं डिसप्रपोर्शन की, नंबर 4 पे हम कॉम प्रोपोर्शन की, और लास्ट में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। आइए पहले देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कैसे देखी जाएंगी, और फिर हम बात करेंगे कितने टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कॉम्बिनेशन टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस की। ऐसी रिएक्शंस में दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, या एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंटल फॉर्म से कंबाइन होकर किसी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। आइए देखते हैं। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है एलिमेंटल स्टेट में, और हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हमें अच्छे से पता है कि एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिए जाते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आएगा, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा? +1 आएगा। इससे मुझे पता लग रहा है कि नाइट्रोजन वो एलिमेंट है जो रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी कि इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का तो हो रहा है रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यानी कि एक बात तो तय हो गई, एक स्पीशीज रिड्यूस हो रही है, अपचयित हो रही है, दूसरी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है। तो एक बात तो तय होगी कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। जब भी हमें पता लगेगा कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो रही है, तो दो चीजें हम और सीखेंगे। उसमें एक केमिकल को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और एक को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे बोला जाता है अपचायक। रिड्यूसिंग एजेंट को अपचायक कहा जाता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीकारक कहा जाता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरे का रिडक्शन करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरी स्पीशी का ऑक्सीडेशन करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये किस एजेंट का काम कर रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के कारण ही हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके उलट हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन ये क्लेम कर सकता है कि क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ही तो नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है। इसलिए जिस स्पीशी का ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करती है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। और जिस स्पीशी का रिडक्शन होता है वो किसकी तरह काम करती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो वह स्पीशीज जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का कार्य करती है, और वह स्पीशीज जिसका अपचयन होता है वो किसका कार्य करती है? ऑक्सीकारक का कार्य करती है। और दूसरी बात मैं बोल चुका हूं, कॉम्बिनेशन टाइप की या संयोजन प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाओं में हम देखेंगे कि या तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे होंगे और किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे होंगे, या हम देखेंगे कि कोई कंपाउंड किसी एलिमेंट से कंबाइन होकर नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहा होगा। इन सब रिएक्शंस को हमने किसमें डाला हुआ है? कॉम्बिनेशन या संयोजन प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया में डाला हुआ है। दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाए, या एक यौगिक दूसरे तत्व अवस्था से क्रिया करके कोई अन्य यौगिक का निर्माण करे। यानी कि संयोजन अभिक्रियाओं में एक सदस्य तत्व रूप में होना जरूरी होता है। एक सदस्य, इसमें तो दोनों सदस्य ही तत्व के रूप में है, इसमें ये सदस्य तत्व के रूप में है, इसमें ये सदस्य तत्व के रूप में है। बाकियों को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नीशियम की 0 अवस्था से +2 में चला गया, नाइट्रोजन भी 0 से -3 में चला गया। इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? अपचयन। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं, अगर मुझे कोई बोलेगा कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक कौन है? मैग्नीशियम, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर कोई मुझे बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बताओ, तो इसमें ऑक्सीडेंट का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। तो ये इतना कुछ आपने
कॉम्बिनेशन प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर पढ़ना है। तो पहली बात तो की मैंने कॉम्बिनेशन की। सेकंड बात मैं करने वाला हूं डीकॉम्पोजिशन की। हिंदी में इसको बोलता है विघटन या वियोजन अभिक्रिया। जिस तरह से इनको संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है, उसी तरह से डीकॉम्पोजिशन को वियोजन या विघटन अभिक्रिया बोला जाता है। ये जस्ट इसकी उलट है। इसमें या तो कोई पदार्थ या कंपाउंड अपने तत्व रूपों में टूट रहा होगा, या वो कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड और तत्व रूप में टूट रहा होगा। यानी कि यहां पर कंपाउंड दो तत्वों में भी टूट सकता है, और कंपाउंड किसी एक कंपाउंड और दूसरे किसी तत्व में भी टूट सकता है। आइए हम देखते हैं। अगर हम बात करें KClO3 की, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। अगर आपको कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन नंबर निकालने में दिक्कत होती है तो एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। सपोज मुझे KClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अंक निकालनी है, तो पोटेशियम का तो हमेशा +1 लेते हैं, क्लोरीन जिसकी निकालनी है उसको X मान लीजिए, और ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक अगर -2 है, तो क्या इस पूरे कंपाउंड का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए क्या क्या किया मैंने? पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक +1, क्लोरीन का ऑक्सीकरण पता नहीं है X ले लिया, और एक ऑक्सीजन का अगर -2 है तो 3 का कितना हो गया? -6। इन सभी के ऑक्सीकरण अंकों का योगफल कितना आएगा? 0। तो एक एल्जेब्रिक समीकरण बन गई, यहां लिख देता हूं x + 1 - 6 = 0। तो यहां से मेरे x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 5। तो याद रखिएगा इस कंपाउंड में क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो है +5। अगर आप यहां देखेंगे क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक तो -1 आएगा KCl में। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 है, तो ऑक्सीजन का तत्व अवस्था में कितना होगा बच्चों? 0 ऑक्सीकरण अंक होगा। तो आप देखिए किस स्पीशीज का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है? आप देखेंगे क्लोरीन का तो अपचयन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक +5 से -1 हो रहा है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन माइनस अवस्था से 0 अवस्था में जा रही है। हम सब जानते हैं जब प्लस अवस्था घटती है तो अपचयन होता है, और जब माइनस अवस्था घटती है तो ऑक्सीकरण होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? ऑक्सीजन का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, और क्लोरीन का हो रहा है अपचयन। लेकिन इस अभिक्रिया में क्योंकि ऑक्सीकृत होने वाली स्पीशीज भी इसी कंपाउंड में है, अपचयित होने वाली स्पीशीज भी इसी कंपाउंड में है, तो मैं इसमें अलग अलग ऑक्सीकारक या अपचायक नहीं बता सकता। मैं कह सकता हूं ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी KClO3 करेगा और अपचायक का काम भी KClO3 करेगा। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक ही मॉलिक्यूल या एक ही स्पीशी में ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, दूसरे किसी केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसे रिएक्शंस को हम, नीचे लिख रहा हूं, ऐसे रिएक्शंस को हम इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब अंतः आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें केमिकल एक ही हो, उसी के अंदर ही ऑक्सीकरण हो जाए और उसी में अपचयन हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को हम इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं, विघटन अभिक्रियाएं होती हैं, वो सबके सब इंट्रामोलिकुलर या अंतः आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया में आती है। आइए, सोडियम की ऑक्सीजन अवस्था आपको पता ही है, हमेशा +1 लेते हैं। हाइड्रोजन की कितनी ली जाएगी? -1। तो सोडियम भी 0 में जा रहा है बेटे, हाइड्रोजन भी 0 में जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? इस क्रिया में सोडियम का तो हो रहा है अपचयन और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो आप देख रहे हैं डीकंपोजिशन प्रकार की अभिक्रियाओं में या तो एक पदार्थ या एक कंपाउंड किसी कंपाउंड या एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, या वो अपने दोनों एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हम डीकंपोजिशन या वियोजन प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वाटर में भी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, और ये अपने तत्व रूप में टूट गए, और तत्व रूपों में ऑक्सीकरण अंक कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो क्या मैं सही कह रहा हूं? हाइड्रोजन +1 से 0 हुआ है तो इसका तो हुआ है अपचयन, ऑक्सीजन -2 से 0 हुआ है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन या डीकंपोजिशन प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो एक हो गई कॉम्बिनेशन, एक हो गई डीकंपोजिशन। इसमें तो फिर भी ऑक्सीकारक और अपचायक आप निकाल सकते हो, लेकिन इंट्रामोलिकुलर टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीकारक और अपचायक अलग अलग केमिकल नहीं होते। उसी पदार्थ को आप ऑक्सीकारक भी कह सकते हो और इसी पदार्थ को आप अपचायक भी कह सकते हो। आइए, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं।
इसे बोला जाता है डिस्प्रपोर्शन, हिंदी में बोला जाता है विषमानुपातन, विषमानुपातन अभिक्रियाएं। ये भी रेडॉक्स अभिक्रियाओं का एक प्रकार होती है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही तत्व का एक परमाणु ऑक्सीकृत भी वही होता है और अपचयित भी वही होता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक ही तत्व ऑक्सीकृत भी हो और अपचयित भी हो, उन अभिक्रियाओं को डिस्प्रपोर्शन या विषमानुपातन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए फास्फोरस तत्व अवस्था में कितना ऑक्सीकरण अंक रख रहा है, 0। इसके अंदर फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक है -3, और इसके अंदर अगर आप एल्जेब्रिक रूल लगाओगे तो लगाइए, हाइड्रोजन की +1 तो 2 हाइड्रोजन की +2। फास्फोरस की स्टेट मान लीजिए निकालनी है आपको x, एक ऑक्सीजन की 2 है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक है -2, तो 2 का कितना हो गया -4 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, -1, क्योंकि इसके ऊपर -1 लगा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स बताए थे पिछले वीडियो में, मैंने आपको बोला था सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योगफल नेट आवेश के बराबर होता है, यानी कि स्पीशीज में 2 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योगफल -1 के बराबर होगा। हाइड्रोजन का 1 का है +1 तो 2 का हो गया +2। फास्फोरस का ज्ञात करना चाहते हो उसको x मान लिया, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का -4, इस सबको जब सम करके इक्वल टू -1 करूंगा तो यहां मुझे पता लग जाएगा कि जो स्टेट आएगी हाइड्रोजन की, जो फास्फोरस की जो स्टेट आएगी वो +1 आएगी, +1 आएगी। तो क्या फास्फोरस का अपचयन भी हो रहा है और फास्फोरस का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। फास्फोरस का यहाँ 0 अवस्था थी, फास्फोरस का ही अपचयन हो रहा है, फास्फोरस का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इस ऐसी अभिक्रियाओं को हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ ये क्लोरीन की स्टेट है, आपको पता है ये +5 है, यहाँ कैलकुलेट करोगे +7 आएगी और या -1। तो आप देख पा रहे हैं बड़े इजीली क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का ही अपचयन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी ऐसी रेडॉक्स रिएक्शंस जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उसी उन अभिक्रियाओं को डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहा जाता है। H2O2 में ऑक्सीजन पेरोक्साइड में कौन सी अवस्था में रहती है, -1 में, तो वाटर में जाएगी तो -2 और तत्व अवस्था में जाएगी तो 0। तो आप देख पा रहे हैं -1 से -2 का होना रिडक्शन है और -1 से 0 का होना ऑक्सीडेशन है। तो ऐसे विक्रियाओं में एक ही तत्व उत्पाद में जाते वक्त उसी का ऑक्सीकरण हो जाता है और उसी का ही अपचयन हो जाता है। ऐसी विक्रियाओं को डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद आती है कॉम्प्रपोर्शन, समानुपातन कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन की उल्टी है। इसमें भी एक ही तत्व इन्वॉल्व है, लेकिन वहां एक तत्व की एक अवस्था प्रोडक्ट में जाने पर 2 अवस्थाओं में चेंज हो रही थी, यहाँ पे उसी तत्व की 2 अवस्थाएं कंबाइन होकर एक ही अवस्था में कन्वर्ट हो रही है। क्या मतलब हुआ, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की स्टेट होती है -3 और नाइट्राइड में इसकी स्टेट होती है +3 और ये जा रही है 0 के अंदर। तो 2 चीजें नोट करनी है, एक तो तीनों अवस्थाएं एक ही तत्व की हैं, -3 से 0 में जाना है ऑक्सीकरण और +3 से 0 में जाना है अपचयन। यहां पर भी नाइट्रोजन का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और नाइट्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है। तो डिस्प्रपोर्शन में और कॉम प्रपोर्शन में एक चीज तो कॉमन है, एक ही तत्व ऑक्सीकृत भी होता है अपचयित भी होता है, लेकिन ये इसकी उल्टी है। कैसे, डिस्प्रपोर्शन में एक एलिमेंट जब जाता है प्रोडक्ट में तो दो स्टेट्स आती हैं। यहां पर क्या है, यहां पर 2 स्टेट्स मिलके एक पर्टिकुलर स्टेट बनाती है। तो ये छोटा सा अंतर आपको डिस्प्रपोर्शन में और कॉम प्रपोर्शन में देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं इसकी, ब्रोमीन की -1 है, ब्रोमीन की +5 स्टेट, ये -1 है BrO3, ये दोनों मिलके 0 में जा रही है। तो बेटो देखो, बच्चों देखो, ऐसे किसी तत्व की 2 ऑक्सीजन अवस्थाएं मिलके एक कॉमन अवस्था के अंदर जाती हैं तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, कॉम प्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। -1 से 0 का होना क्या है, ऑक्सीडेशन, और +5 से 0 का होना क्या है, रिडक्शन। तो आप देख पा रहे हैं ब्रोमीन का ही ऑक्सीकरण, ब्रोमीन का ही अपचयन हो रहा है। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है।
विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक को बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 10th में 9th में शायद मेटल्स की एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है बच्चों। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में मेटल की एक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, याद करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से। बस मैं ज्यादा नहीं बता रहा, इतनी बातें कर रहा हूं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर आती है बच्चों लिथियम की तरफ, वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है। जो जितनी ऊपर आती है मेटल, जैसे लिथियम को हम बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव, और ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं। तो हम क्या देखते हैं, जब भी आप किसी एक मेटल को किसी दूसरी मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, ध्यान से सुनेगा, जब आप किसी एक मेटल को दूसरी मेटल के सोल्ट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो मेटल अगर मोर रिएक्टिव है, यानी कि वो मेटल इस सीरीज में ऊपर आती है, जैसे मैं जानता हूं कि जिंक इधर आता है और कॉपर नीचे आता है, तो जिंक एक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, तो जिंक की एक्टिविटी ज्यादा मानी जाती है कॉपर से। तो याद रख लेना, जब कोई मेटल जो मोर रिएक्टिव हो उसको किसी ऐसे मेटल सोल्ट के सॉल्यूशन में रखा जाता है जो मेटल लेस रिएक्टिव होती है, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। जिंक 0 स्टेट में था, जिंक चला गया +2 में, और कॉपर +2 स्टेट में था, कॉपर चला गया 0 में। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिंक का। कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, देख पा रहे हो आप। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन। तो जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आती है बेटे, ऊपर, उसका हमेशा क्या लिया जाता है? ऑक्सीडेशन। और जो मेटल नीचे आती है वो क्या, मेटल आयन क्या होते हैं उसके? रिड्यूस होते हैं। तो हम इसको कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि जब अधिक एक्टिव मेटल को किसी लेस एक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल तो मेटेलिक फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है, और मोर रिएक्टिव मेटल सोल्ट की फॉर्म में चली जाती है। जनरली सोल्ट की फॉर्म में जो मेटल रहती है वो मोर रिएक्टिव होनी चाहिए बस। तो जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब सॉलिड स्टेट में भी देख लो, क्रोमियम की स्टेट है +3, एल्यूमिनियम की स्टेट है 0, एल्यूमिनियम की स्टेट है +3 और क्रोमियम की 0। आप देख पा रहे हैं क्रोमियम का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है बेटे। एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव ऑक्साइड क्रोमियम को उसके ऑक्साइड में से बाहर निकाल देता है और खुद का ऑक्साइड बना लेता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की। इसी सीरीज में, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, नॉन मेटल्स को भी रखा हुआ है। नॉन मेटल्स का अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे ऊपर आता है सीरीज में आयोडीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है क्लोरीन और फिर आता है फ्लोरीन। ये इनका ऑर्डर है। तो ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है बच्चों। मैंने अभी बोला आपको, ऊपर से नीचे जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी तो क्या होती है? कम होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। किस चीज की रिएक्टिविटी? रिड्यूस होने की रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर आयोडीन ब्रोमीन से ऊपर है तो ब्रोमीन रिड्यूस होने में आयोडीन से ज्यादा अच्छी है। अगर क्लोरीन ब्रोमीन से नीचे है तो क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा अच्छी है रिड्यूस होने में। और अगर फ्लोरीन क्लोरीन से नीचे है, यानी कि फ्लोरीन ज्यादा अच्छे रिड्यूस होगी किसकी प्रेजेंस में? क्लोरीन की प्रेजेंस में। आप देखिए, अगर मैं Br KBr में Br को लेता हूं तो -1 स्टेट है, एलिमेंटल फॉर्म में क्लोरीन की 0, क्लोरीन की -1 होगी तो 0। आप देख पा रहे हैं ब्रोमीन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। मैंने क्या बोला? हेलोजेंस में जब हम आयोडीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से क्लोरीन, क्लोरीन से फ्लोरीन में जाते हैं तो इन एलिमेंट्स की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर चाहे आप ये बोल दो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी घटती है,
जैसे कि मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट में मैंने बोला, या बोल दीजिए रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी कि हेलोजेंस में सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी अगर किसी की है तो वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बाकी तीनों हेलोजन से ज्यादा अच्छी होती है। इसका मतलब अगर फ्लोरीन और क्लोरीन का मिक्सचर दिया जाएगा तो फ्लोरीन रिड्यूस होगी, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन को दिया जाएगा तो क्लोरीन रिड्यूस होगी। तो आप इस रिएक्शन में देखिए, ब्रोमीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। तो मैंने यही बोला था, जो हेलोजन जितना नीचे आएगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। जैसे यहां देखिए अगले केस में आयोडीन की -1 स्टेट है, ब्रोमीन Br2 में ब्रोमीन की स्टेट है 0, KBr में -1 और आयोडीन की 0। अब आप मुझे बताइए ब्रोमीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या ऐसा ही होना चाहिए था क्या? बिल्कुल, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन ऊपर आती है, ब्रोमीन नीचे आती है। मैंने बोला जो हेलोजन नीचे आएगी उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, और जो हेलोजन ऊपर आएगी उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। इसलिए ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ और आयोडीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैं कह सकता हूं इस रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता है वो किसका काम करेगा बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं जो KI है उसका वो तो क्या आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आपका ब्रोमीन है वो कौन सा एजेंट प्रूव हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप एक बात और भी याद रख लेना कि जब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्पीशीज की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो दिमाग लगाइए, अगर स्पीशीज की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है यानी कि उनकी रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी भी कम हो रही है, क्योंकि ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अच्छा ऑक्सीडाइज हो। तो अगर ऊपर से नीचे जाने पर स्पीशीज के ऑक्सीडेशन में डिफिकल्टी आ रही है, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी में भी डिफिकल्टी आएगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा अच्छे कौन से होंगे, ऊपर वाले या नीचे वाले, ऊपर वाले। ऐसे अगर मैं बात करूं सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब उन स्पीशीज की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस सीरीज में लास्ट में आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन को माना गया है। और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इस सीरीज में लिथियम आता है, किसको माना गया है, लिथियम को। तो ये बात आप याद भी रखिएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसको माना गया है, लिथियम को माना गया एज पर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस तरह से आपको एक 5 इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन की स्टडी करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।